वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे, बट उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेलिंग स्टार्ट करी थी हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स की, और हम अच्छे से जानते हैं कि हेनरी फ्यूल के इन टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन एक ही वीडियो के अंदर उन 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम पार्ट्स में क्या करेंगे, 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, और जिसमें से प्रीवियस वीडियो में हम 5 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल है उनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल जो हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो से, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, हालांकि इस प्रिंसिपल का पूरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, इंटरेस्ट की यहाँ अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्टिव से। अब हम ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या जानते हैं, हम ऑब्जेक्टिव के बारे में एक्चुअल में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, जहाँ हमने ये समझा कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल की बात करें तो सोशल जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग वो सारी हैं, और जो हम इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी विलिंगनेस, उनकी डिज़ायर जो अपनी जॉब से हैं इसके रिगार्डिंग नीड अराइज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ मैं उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्यों आपको बता रही हूँ, वो तो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज जब हम इस प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने ये बताया स्टूडेंट कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होने चाहिए, या वी कैन से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में क्या है, अगर रहेंगे काम करवाने वाले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, दैट इज टू सिक्योर मोर एंड मोर प्रॉफिट, एंड द वर्कर्स और द पर्सन हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ वो अपने ओन वी कैन से डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के रिगार्डिंग सोच रहे हैं या सेल्फिश हो रहे हैं, तो ऐसे किसी का भी ऑब्जेक्टिव रियलाइज नहीं हो सकता है। तो हेनरी फ्यूल ने ये बताया कि एक्चुअल में जैसे हम 2 ऑब्जेक्टिव की बात करें, हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन दो में से सबसे पहले हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ओके, सो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। बिकॉज हम जानते हैं कि पर्सनल की बेसिक वी कैन से डिज़ायर क्या होती है कि उनको एक अच्छी सैलरी मिले, हैंडसम रेम्यूनरेशन उनको मिले। ओके, हैंडसम सैलरी वो एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट उनके पास हो, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस वी कैन से वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स मिले, उनको वी कैन से फ्यूचर जनरली बेनिफिट्स मिलने चाहिए एंड सो ऑन। सो ये सारी जो एक्सपेक्टेशन है एक एम्प्लॉय की अपनी जॉब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, वो कब ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई कर पाएगी, जब खुद ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिविजुअल या वी कैन से, आप यहाँ इंडिविजुअल से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो एक अपना ओन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू सिक्योर मोर एंड मोर प्रॉफिट, अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी तभी क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करा जा सकता है। तो यहाँ हेनरी फ्यूल ने ये बताया कि सबसे पहले जो वी कैन से फोकस है या जो प्रायोरिटी है वो हमें किसको देनी है, वो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को देनी है, ना कि इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। क्योंकि अगर हम बात करें फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए इन विच आपको एक ऑब्जेक्टिव को ऑप्ट करना पड़े, मतलब या तो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या फिर पर्सनल, मतलब एक ही वर्ड टर्म है इंटरचेंजेबल, तो उसमें से जो प्रायोरिटी है, जो कहीं ना कहीं वी कैन से सिलेक्शन है, वो किसका होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को भी कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब जरा समझ लेते हैं कि ये हेनरी फ्यूल ने अपने शब्दों में क्या कहा, कि जितनी भी वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग काइंड्स के इंटरेस्ट होते हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 में पहले ही डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो हम अगर चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम करे तो हेनरी फ्यूल ने ये बताया, इस बात की तरफ इंडिकेशन दिया कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट वो बाद में आएंगे। सबऑर्डिनेट मतलब जो जूनियर है, मतलब सबऑर्डिनेट का मतलब जो वी कैन से सेकेंडरी पोजीशन में है। तो एक्चुअल में यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट को क्या देना चाहिए, जो पर्सनल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उनको वी कैन से सेकेंडरी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को। और एक्चुअल में क्या है, ये सारे लेवल्स के ऊपर जनरली इम्पोज होना चाहिए, मतलब द पर्सन हु आर वर्किंग एट ईच एंड एवरी डिफरेंट लेवल, दैट इज टॉप एंड मिडिल एंड लोअर, देन वी कैन से उन लोगों को क्या चाहिए कि वो अपने बारे में ना सोचकर किसके बेनिफिट के बारे में सोचें, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि अपना थोड़ा सा वी कैन से जेब गर्म करने के लिए, अपना प्रॉफिट इंश्योर करने के लिए, या कह सकते हैं कि ज़्यादा बहुत जल्दी वी कैन से लालच में आकर पैसे कमाने के चक्कर में आप ऑर्गेनाइजेशन का तो नुकसान कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे से ब्राइब ले रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, लेकिन आपका भी फ़ायदा नहीं है। आगे क्या होगा, अगर आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल गया तो क्या कर दिया जाएगा, आपको फायर्ड कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट जनरली क्या है, एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा, एक सर्कुलर, कि आप जनरली क्या फ्रॉडुलेंट पर्सन हो। तो इससे जनरली क्या है, कितना ज़्यादा आपकी फ्यूचर जो वी कैन से लाइफ है वो इफेक्ट हो गया, आपका फ्यूचर कितना इफेक्ट होगा। तो इसीलिए कहा कि हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को। जो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, इंटरेस्ट है, वो सबऑर्डिनेट है, मतलब सेकेंडरी है। ओके, so this is all about subordination of individual interest to general interest. It is very clear from the we can say term itself. If you're very clear to the we can say term, जो initial chapter या first chapter में हमने discuss करी थी, then we can easily relate the meaning of the particular principle as well. Okay, so चलिए जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था इस वीडियो का, that we have discussed. Now we'll discuss about the next one, that is principle of remuneration. Principle of remuneration. अब स्टूडेंट आप अच्छे से जानते होंगे remuneration includes what? Remuneration includes salary and wages both. ओके, सैलरी एंड वेजेस बोथ। इसमें क्या आता है, सैलरी और वेजेस दोनों आती है। सैलरी जो किसको दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को, वेजेस जो वर्कर्स को दिए जाते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हेनरी फ्यूल ने बहुत ही सिंपल सी बात कही और ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनके तरफ जो एम्प्लॉयर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि क्या करें, वो उन लोगों को एक फेयर रेम्यूनरेशन पे करे। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ये है कि आप जिस टाइप का उनसे काम करा रहे हैं उस काम के आपको हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन देनी है। जितने नंबर ऑफ आवर्स आप उनसे काम करा रहे हो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपने काम करने वाले लोगों को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी है। या वी कैन से कि आप उनसे कितना नंबर ऑफ आवर्स के अलावा एक चीज़ होती है, आप उनसे कितनी मेहनत करवा रहे हो। आप कम घंटे काम करा रहे हो, आप जनरली लेस नंबर ऑफ आवर्स काम करा रहे हो, बट उस कम टाइम पीरियड में आप उनसे बहुत मेहनत वाला काम या बहुत मेहनत करवा रहे हो। तो मतलब जो भी बंदा जिस लिहाज का, जिस टाइप का काम कर रहा है, जितना टाइम काम कर रहा है, उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, रेम्यूनरेशन, मतलब काम के अकॉर्डिंग हम रेम्यूनरेशन दें। अगर हम काम के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन देंगे, अगर किसी भी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को अगर उसके काम के मुताबिक, काम के हिसाब से बिल्कुल फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगी, तो वो पर्सन क्या रहेगा, वो पर्सन हाईली सेटिस्फाइड रहेगा, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेगा, मुतमईन रहेगा। उसको टेंशन नहीं कि हाँ एक्चुअल में क्या है, अगर उससे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है तो उसको अच्छी सैलरी भी दी जा रही है, उसको वेजेस भी अच्छी मिल रही हैं। तो ये चीज़ जनरली क्या करती है, मोटिवेट करती है, क्योंकि एक्चुअल में फाइनेंशियल मोटिवेशन एक बहुत बड़ा सोर्स होता है जो मॉनिटरी मोटिवेशन है। तो एक्चुअल में ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, बिकॉज ईच एंड एवरी एम्प्लॉयर एंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड दैट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन पुट देयर 100% बेस्ट। ओके, अपना 100% बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स, सो दैट उनके एफर्ट से, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन ईजिली अपने टारगेट को, स्टैंडर्ड को अचीव कर सके। लेकिन हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा, हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि हमारे काम करने वाले जो लोग हैं वो अपना बेस्ट एंड बेस्ट कब देंगे, और वी कैन से किस कंडीशन के रिगार्डिंग देंगे, किस कंडीशंस में देंगे। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ ज़रूरी ये है कि हम ये देख लें कि क्या एम्प्लॉई को, क्या वर्कर को हम फेयरली रेम्यूनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर किसी इंसान को उसके काम के मुताबिक आप क्या नहीं करोगे, पे नहीं करोगे, तो उसका जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है अपने काम से वो डिक्लाइन होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है तो उसका मतलब जनरली जो वी कैन से परफेक्शन है, जो फिनिश है काम की, जो कहीं ना कहीं परफेक्शन और वी कैन से
जो एक्सपर्टाइज वाला टच है वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो अगर आप चाहते हो कि सारी क्वालिटीज़ आप एक एम्प्लॉय के काम से या एक वर्कर के काम से अचीव कर सको, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उसको फेयर रेम्युनरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखिए आप कुछ अगला नहीं दे रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे, जितना हिसाब या जिस टाइप का काम आप करवा रहे हो, जितना नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे हो, उस लिहाज से आपको पे करना है। तो अगर आप फेयर, आप बहुत ऑनेस्टली और आप बहुत फेयरली पे कर रहे हो ना जो भी रेम्युनरेशन है अपने काम करने वाले लोगों को, तो इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम ये होगा कि आपके काम करने वाले एक लॉयल भी हो जाएंगे आपके टूवर्ड्स, और जनरली क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ और सेटिस्फैक्टरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटेड मैनर में काम करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन, जो बहुत ही सिंपल है कि हमें क्या करना है, रेम्युनरेशन जनरली उनको अपने काम करने वाले लोगों को फेयर फॉर्म में देना है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक पर्सन को उसके काम के लिहाज से या जो स्टेटस है उसकी जॉब की, उसके अकॉर्डिंग बहुत फेयर वी कैन से पैकेज मिल रहा है, फेयर पेमेंट मिल रहा है, बट देन ऑल्सो दैट पर्सन इज नॉट हाईली सेटिस्फाइड, बिकॉज जब हमें एक्चुअल में क्या है एक लेवल पर आकर चीज़ें सही ढंग से मिलना शुरू हो जाती हैं तो हमारी और नीड्स वी कैन से अकर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ चुके हो कि हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड एंड रिपीटेटिव इन नेचर हैं। तो एक जैसी डिमांड सेटिस्फाई होती है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी डिमांड को अराइज करने में हेल्प करती है। तो इसी लिहाज से कि रेम्युनरेशन एक तो फाइनेंशियल फॉर्म में और एक नॉन फाइनेंशियल, मतलब मान लीजिए अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल वीकेंड से जो उसको सपोर्ट है, रेम्युनरेशन है वो प्रॉपर मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा जनरली क्या है डिससेटिस्फाइड है या डीमोटिवेटेड है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम उसको नॉन फाइनेंशियल जनरली सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके जैसे बोनस वगैरह, हालांकि बोनस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। तो इसमें ये बात कही हेनरी फ्यूल ने कि भाई फेयर पेमेंट करो अपने एम्प्लॉयज़ को, फिर देखो वो बहुत ढंग से काम करेंगे, जैसा आप बोलोगे जैसा आप बताओगे आपके अकॉर्डिंग और आपकी वीकेंड से मन मुताबिक काम करेंगे। यही तो हर एक एम्प्लॉयर चाहता है, यही तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। ओके सो कितना सिंपल सा है कि रेम्युनरेशन सही पेमेंट दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा अगर आप फेयर पे कर रहे हो ना तो आपका जो एम्प्लॉय है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा स्टेबल भी रहेगा, बिकॉज आई थिंक वी हैव डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल। तो एक्चुअल में क्या स्टेबिलिटी रहेगी और जितना नंबर ऑफ वी कैन से ईयर्स एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर काम करने वाला बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा वी कैन से लॉयल हो जाएगा अगर आप उसको टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। तो एक्चुअल में आपका जो एक कहीं ना कहीं हमारी जो वर्कफोर्स होती है, ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, जिनको जनरली क्या है इनकी स्किल को इन्हांस करके एक एसेट में कन्वर्ट करते हैं, तो आप उस एसेट का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। ओके इसके बाद स्टूडेंट द 8 नंबर प्रिंसिपल इज द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। हालांकि सिंपली इस प्रिंसिपल को हम एक और नाम देते हैं जहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है स्टूडेंट, अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें, सेंट्रल मतलब जो एक चीज़ कोई भी एक चीज़ जो सेंटर में है, एक केंद्र वी कैन से पॉइंट पर है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी, मतलब जो भी फैसले लेने की पावर होती है वो सिर्फ टॉप हैंड्स के वी कैन से टॉप लेवल हैंड्स में ही होती है, मतलब टॉप अथॉरिटीज़ के ही पास होती है। ऐसी पॉलिसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब जहाँ पर जो कहीं ना कहीं पावर है, जो अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, वो बहुत कन्फाइंड है, वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है किस लेवल तक, टॉप लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर ऐसा प्रोसेस चल रहा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पॉलिसी को फॉलो करेगी जहाँ पर हर तरीके के फैसले लेने की जो पावर है वो सिर्फ किसके पास है, टॉप लेवल, तो इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव आउटकम्स होंगे। तो अगर हम देखें तो जनरली जो मिडिल एंड लोअर लेवल पे में काम करने वाले लोग हैं वो तो एक्चुअल में क्या होंगे, उन्हें बुरा फील होगा ना, बिकॉज दे विल कंसीडर देमसेल्फ एज अ पपेट, ठीक है, वो अपने आप को सिर्फ कठपुतली समझेंगे टॉप लेवल के हाथों जिनको चलाया जा रहा है अपने मन मुताबिक। मतलब उन्हें कोई जनरली क्या है, आप क्या नहीं कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उनको कोई अभी कैसे चांस नहीं दे रहे हो कि वो अपने ओपिनियंस को रिप्रेजेंट कर सके, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो इससे क्या होगा, हाईली डिमोटिवेट होंगे हमारे जो मिडिल एंड लोअर लेवल में काम करने वाले लोग हैं। और अगर कोई वीकेंड से कोई भी पर्सन जनरली डिमोटिवेटेड होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में अपना 100% बेस्ट
नहीं दे सकता है। तो एक्चुअल में जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, दैट द वी कैन से पर्सन हु आर वर्किंग एट मिडिल एंड लोअर लेवल विल नॉट फील मोटिवेटेड, या वी कैन से विल फील डीमोटिवेटेड, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन सिर्फ क्या कहता है कि एक ऐसी पॉलिसी जहां डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप अथॉरिटीज़ के हेड में होगी। तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम जनरली पावर को बांट दें मिडिल एंड लोअर के रिगार्डिंग भी। तो सेंट्रलाइजेशन तो हमें ये बताता है कि जहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है। लेकिन वहाँ एक और जब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ें दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ सेंट्रलाइजेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर टॉप के अलावा बाकी और लेवल्स में भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। मतलब मिडिल के पास भी पावर रहेगी एंड लोअर के पास भी। इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है स्टूडेंट, इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि जो भी विकेट से पावर दी जाएगी मिडिल एंड लोअर को, वो उनकी अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में होगी। जैसे हम एक प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये कहता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर, मतलब इनमें पैरिटी होना जरूरी है, शुड बी इन पैरिटी। तो एक्चुअल में क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कि मिडिल एंड लोअर को सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई पावर नहीं है, लेकिन उनके पास जिम्मेदारी तो है, मिडिल लेवल के अपने इंटरेस्टेड फंक्शंस हैं और ऐसा ही लोअर लेवल का है, लेकिन हम सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको पावर नहीं दे रहे, तो एक वायलेशन भी हो रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो डिसेंट्रलाइजेशन इस बात पर जनरली अटेंशन पे करता है कि हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल आप यूज करो, दूसरे को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। देयर मस्ट बी नॉट एनी टाइप ऑफ इनकंसिस्टेंसी, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए कि एक प्रिंसिपल दूसरे को ओवर रूल कर रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात है तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को भी वी कैन से कंसीडर करा गया, जहाँ पर ये तय करा गया कि एक ऐसी पॉलिसी हो जहाँ पर मिडिल एंड लोअर को भी क्या करा जाए, डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए उनके काम के लिहाज से जितनी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो डिसेंट्रलाइजेशन किससे कंसर्न है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टू ईच एंड एवरी लेवल, मीन्स टू मिडिल एंड लोअर लेवल एज वेल, और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्कोप या एक्सटेंट के बेसिस पर अथॉरिटी प्रोवाइड करी जाती है। जब हम अब अच्छा हमने दो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिसीज़ के बारे में समझ लिया, एक सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी और एक डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, लेकिन इस प्रिंसिपल में दोनों को एक साथ यूज़ करा गया, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन या डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मतलब हमें कितनी हद तक पावर जनरली टॉप को देनी है, मतलब किस एक्सटेंट में पावर हमें टॉप को देनी है, ये प्रिंसिपल हमें इस बात की तरफ कहीं ना कहीं सोचने के लिए बता रहा है। तो या फिर इसको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हम इसको डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से ही जानते हैं। तो ये प्रिंसिपल ओवरऑल क्या कह रहा है, फिर एक दोनों चीज़ों को समझाकर हेनरी फ्योल का एक मैसेज क्या था, उन्होंने ये कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन दोनों पॉलिसी का मिक्सचर होना ज़रूरी है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो फुली सेंट्रलाइज हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, ना ही फुली डिसेंट्रलाइज हो जहाँ पर आपने मिडिल और लोअर को जनरली क्या कर रखा है, हाईली ऑथोराइज कर रखा है। दोनों का मिक्सचर होना जरूरी है। मतलब वी हैव टू जनरली थिंक, या हमें ये तय करना पड़ेगा, वी हैव टू डिटरमाइन कि एक्चुअल में कौन सी केसेस में या किस टाइप के डिसीजंस के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, सेंट्रलाइज पॉलिसी को यूज़ करना है, और अदर टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन जो है, अलग टाइप ऑफ डिसीजन किस डिसीजंस के लिए, विच टाइप ऑफ डिसीजन वी शुड यूज़ द डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, तो ये हमें तय करना है। अगर हम बात करें तो जो भी बहुत क्रूशल डिसीजंस होते हैं या क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत लिए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वो लोग आते हैं जिनका रोल बहुत क्रूशल होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। सो दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट और कैपेबल टू टेक वी कैन से सच टाइप ऑफ डिसीजन विच आर क्रिटिकल एंड क्रूशल इन नेचर। जबकि जो जनरल नेचर के डिसीजन है वो हम डिसेंट्रलाइज पॉलिसी से ले सकते हैं, जहाँ मिडिल एंड लोअर उन डिसीजन को लेने के लिए क्या है, कैपेबल हैं। ओके, तो एक मिक्सचर और एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन। अब देखिए यहाँ पर चेन है, चेन ये कैसे है। अच्छा, एक और इंटरचेंजेबल नेम दैट वी यूज फॉर स्केलर चेन इज चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। अच्छा, अगर मैं कमांड की बात करूँ तो यहाँ ऑर्डर से ही है। ओके, बताइए कौन किसको कमांड दे सकता है, जूनियर सीनियर को कमांड देगा या सीनियर जूनियर को देगा? ये तो बड़ा इजी सवाल है। सीनियर अपने जूनियर को कमांड देगा, लेकिन ये स्केलर चेन एक्चुअल में क्या है, ये स्केल मतलब क्या है, लेवल्स और स्टेटस के लिहाज से चेन बनाई गई है। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है हमें, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने ये कहा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज बीइंग एक्सचेंज। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन क्या करी जाती है, एक्सचेंज करी जाती है।
है। तो जिस पैटर्न से या जिस सिस्टम से, जिस वी कैन से मैनर में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करा जाता है, या वी कैन से कह सकते हैं डिसेमिनेट करा जाता है, उसका भी एक मैनेजिंग वी कैन से सिस्टम होना चाहिए। एक सिस्टमैटिक मैनर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट होने चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इसके लिए उन्होंने लेवल्स को जनरली क्या करा, कंसीडर करा, रिकंसीडर करा वी कैन से इस प्रिंसिपल में, जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन या वी कैन से एक जगह से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करनी है, कन्वे करनी है, तो ये जो डिसेमिनेशन का सिस्टम है, ये जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है, वो लेवल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम फ्लो होनी चाहिए। स्केलर चेन की बात करें स्टूडेंट, स्केलर चेन की बात करें तो इसको हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं जो कुछ ऐसा होता है, जहाँ पर हम क्या है, चलिए इसको समझने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल है तो बड़ा सिंपल, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्केलर चेन क्या कह रहा है, सिंपली अगर हम बात करें बहुत ईजी एक आध लाइन में समझने के रिगार्डिंग, तो हेनरी फ्यूल ने ये कहा इस प्रिंसिपल में कि जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिस्टमैटिकली ट्रांसमिट होनी चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। एंड लेवल कैसा होगा, वो बॉटम टू टॉप नहीं होगा, टॉप टू बॉटम जाएगी। तो हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक कंपनी है दैट इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है जिसके ओनर हैं मिस्टर आर। ओके, मिस्टर आर इसके ओनर हैं, तो ये हेड हैं। अब इनकी जनरली क्या है, ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसकी दो ब्रांच हैं, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर ब्रांच ए में जो पर्सन है काम कर रहे हैं उनको हम नेम दे दिया ABC से। यहाँ हम नाम दे रहे हैं जनरली क्या है, TUV से। ओके, अब यहाँ पर क्या समझना है हमें कि स्केलर चेन क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली ट्रांसफर होनी चाहिए। तो अगर बात करें, ये आर तो ओनर हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, ओनरशिप तो अपने हैंड में रख रखी है, लेकिन बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन को, हालांकि वो भी इसका पार्ट है ओनर, लेकिन और लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है। तो यहाँ मिस्टर ए क्या है, ये टॉप लेवल के मेंबर हैं, और सेम जो हमारी ब्रांच 2 है उसमें टॉप लेवल पोजीशन में कौन है, मिस्टर टी। मिस्टर बी कौन किस लेवल में बिलोंग कर रहे हैं, इन आर एग्जाम्पल मिडिल लेवल से, और मिस्टर सी लोअर से। सेम मिस्टर यू किस लेवल से बिलोंग कर रहे हैं, मिडिल से, और मिस्टर बी किस से बिलोंग कर रहे हैं, लोअर लेवल से। तो अब ये समझिएगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस्टर ए को कन्वे करनी है मिस्टर सी को, तो क्या वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मिस्टर सी से? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्केलर चेन ये कहता है कि सिस्टमैटिकली ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे नहीं टॉप टू बॉटम डायरेक्टली चला जाएगा, नहीं, टॉप को किसका सहारा लेना पड़ेगा, मिडिल का। बिकॉज मैंने बताया यहाँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंसीडर करा गया। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप के बाद कौन सा लेवल आता है, मिडिल। तो क्या कहते हैं प्रिंसिपल कि अगर किसी टॉप लेवल वाले बंदे को इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है लोअर को, तो वो किसको बताएगा पहले, वो पहले बताएगा मिडिल लेवल को। देन मिडिल लेवल क्या करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा जिस पर्सन को देनी होता है लोअर लेवल वाले बंदे को। और मान लीजिए ये जो ए बंदा है इसको दोनों ब्रांचेस जो हैं 1 और 2 उसमें लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, जैसे मिस्टर सी और मिस्टर बी को। तो मान लीजिए ए ने बी को बताया, बी ने सी को। अब क्या ऐसा भी मतलब ये ऐसा देखा गया है कि फिर मिस्टर सी किसको बताएगा, सॉरी मिस्टर ए जनरली किसको बताएगा, टी को बताएगा, टी सर यू को बताएगा, यू बी को। तो अगर ऐसा हम देखें कि नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या इस केस में टाइम सेव करने का कोई एक वी कैन से स्कोप है या टाइम सेव करने का कोई ऑप्शन है? देन द आंसर विल बी यस। इसके लिए एक शॉर्टकट है, जिस शॉर्टकट का नाम है गैंग प्लैंक। मतलब हेनरी फ्यूल ने एक शॉर्टकट भी बताया कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, या अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस लॉन्ग पैटर्न को फॉलो करने के बजाय आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि वो एक शॉर्टकट भी एक बहुत ही ज़्यादा मैनेजिंग फॉर्म में है। मतलब उस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा वो ऐसे बंदों के बीच होगा जो सेम लेवल से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में मैंने बताया कि मिस्टर ए मिस्टर सी को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं जो लोअर लेवल से है। सो फॉर दिस मिस्टर ए हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ मिडिल लेवल एम्प्लॉय दैट इज बी इन आवर एग्जाम्पल। ओके, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मिस्टर बी की। अब सेम वही इन्फॉर्मेशन मिस्टर वी को देनी है जो ब्रांच 2 में लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ए ने बी को बताया, बी ने सी को, सी किसको इन्फॉर्म कर देगा, सी इन्फॉर्म कर देगा मिस्टर वी को। यहाँ पर थोड़ा सा ये जनरली कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मैं इधर बता दूँ आपको। यहाँ जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने
सी किसको बता देगा, डायरेक्टली किससे बात कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है सी डायरेक्टली वी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। शॉर्टकट को हम नाम देते हैं गैंगप्लैंक, जिसके अकॉर्डिंग दो वैकेंसी दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉय जो सेम लेवल से बिलोंग करते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सी जनरली यू से कॉन्टैक्ट कर लेगा डायरेक्टली, नहीं, ये इन्फॉर्मेशन अपने ही सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय को, सेम लेवल ऑफ पर्सन को कन्वे कर सकता है अकॉर्डिंग टू अ शॉर्टकट विच इज नोन एज गैंगप्लैंक। तो स्केलर चेन वैसे तो हमें ये बताती है कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करनी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और अगर कोई इमरजेंसी है तो हम गैंगप्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉय जो सेम लेवल से बिलोंग करते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके, और ये जो वीकेंड से हमने अभी यहाँ पर एक ये डायग्राम बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक कि बिजनेस में कोई जनरली क्या सिर्फ थ्योरी है, लिखना ही लिखना है, और वो प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देते। जैसे इकोनॉमिक्स में होता है, इफ़ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो सारी चीज़ों को और उसके शेड्यूल और डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी कुछ डायग्राम है प्रेजेंटेशन में, जो आपको जनरली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। साथ के साथ अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आप अच्छा वीकेंड से स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर आपको याद हो तो जब हमने सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझा था तो मैंने आपको वहाँ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का एग्जाम्पल दिया था, बट देन ऑल्सो क्योंकि हम डिटेल में सारे प्रिंसिपल को समझ रहे हैं तो यहाँ हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ऑर्डर का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स है। यहाँ ऑर्डर का मतलब किसी वीकेंसी कमांड से नहीं है, किसी हुक्म और कहीं ना कहीं आपको कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, मतलब कोई आपको आज्ञा का पालन करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ ऑर्डर का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। क्या मतलब है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने ये कहा कि हमें हर एक चीज़ का एक फिक्स प्लेस तय करना चाहिए, या हर एक चीज़ का एक प्रॉपर इंतज़ाम या अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई मटीरियल हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, मतलब हर एक चीज़ का एक फिक्स प्लेस अगर होगा तो उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने में टाइम और एनर्जी कम ही वेस्ट होगी। क्योंकि हम मैनेजमेंट के अगर कोर वीकेंसी कंसर्न की बात करें तो वो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी डेवलप करना काम है, मतलब काम आपका टाइमली मैनर में हो और जो भी वीकेंसी रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जनरली क्या कर रहा है, इस चीज़ पर डायरेक्टली वीकेंसी फोकस कर रहा है, जहां ऑर्गेनाइजेशन का टाइम कैसे बच सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनका टाइम हम कैसे सेव कर सकते हैं और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो रिसोर्स है, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो रिसोर्स का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसकी मेहनत को कैसे वीकेंसी स्टोर करना है, और वीकेंसी जो भी कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बताया, जहाँ पर ये कहा गया कि हर एक चीज़ का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए ताकि उन चीज़ों को फाइंड आउट करने में टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो, टाइमली मैनर, क्योंकि सबको पता है कि एक पर्टिकुलर वीकेंसी चीज़ कहाँ है, फाइल्स कहाँ रखी रहती है, पता है, ठीक है, जनरली क्या है जो मटीरियल है वो कहाँ रखा रहता है, स्टोर रूम है, ठीक है, मटीरियल रूम है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है देन यू नो वेरी वेल कि उनका कैबिन कहाँ पर है या उनका वीकेंसी डेस्क कहाँ पर है, कहाँ पर वो बैठते हैं, तो आप उनसे क्या कर सकते हो, बिना किसी इधर उधर परेशान हुए या बिना टाइम वेस्ट करे क्या कर सकते हैं, हम टाइमली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है तो हम टाइमली मैनर में काम कर पाएंगे और रिसोर्सेज को भी सेव कर पाएंगे, और ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने काम में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को ब्रिंग करना। जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट की मैनेजमेंट हर जगह है, तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी हर जगह हैं। अगर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से समझें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर पर क्या होता है, आप देखते हो कि एक ही मेडिकल स्टोर है लेकिन उन पर हज़ारों किस्म की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन आप क्या करें, आपने क्या करा, आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर गए और उसने फटाक से आपको जनरली क्या है 2-4 मिनट के अंदर सारी की सारी मेडिसिन निकाल कर दे दी। तो क्योंकि हज़ारों किस्म की दवाइयाँ हैं लेकिन अरेंजमेंट इतना तगड़ा होता है ना कि उनको पता है कि पर्टिकुलर ये दवा कहाँ पर रखी है, ओके, एक्चुअल में क्या सिरप्स कहाँ पर रखे हुए हैं, और अल्फ़ाबेटिकली, और उनका एक अलग कहीं ना कहीं मैनर होता है चीज़ों को प्लेस करने का। तो वो बहुत जनरली टाइमली बेसिस पर और बहुत रैपिड इमीडिएट बेसिस पर क्या करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया, हमने जनरली उनको क्या करा, ट्रीटमेंट कार्ड दिया जिसमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है जो मेडिसिन वो स्टेटेड है, उन्होंने क्या करा उसके हिसाब से
2-4-5 मिनट के अंदर हमें क्या करा, सारी मेडिसिन निकाल कर दे दी। तो उससे समझ आता है कि मतलब इतनी हज़ारों दवाइयों में से कैसे उन्होंने ढूंढ लिया, क्योंकि हर एक चीज़ का एक फिक्स अरेंजमेंट है एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, आई होप ये जो हमने अब नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल डिस्कस करे हैं ये आपको क्लियर हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया टोटल 14 प्रिंसिपल नहीं पूछता, लेकिन एग्जाम के अंदर कोई भी प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है कि आपको लिखा हुआ है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको सारे प्रिंसिपल बहुत क्लियर होने चाहिए। आई होप कि ये 5 प्रिंसिपल क्लियर हो। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट जरूर कर सकते हैं स्टूडेंट, और वीडियो के रिगार्डिंग आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी राय है, हमसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।